हेलो स्टूडेंट्स, मैं रुद्रमूर्ति। इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग रेंजर और सीजीपीएससी में प्रकाश से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। प्रकाश से संबंधित पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा है, आप जाकर उनको देख सकते हैं। हर टॉपिक के अलग अलग वीडियो मैंने बनाया है। आज हम केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे और उसका स्पष्टीकरण देंगे। अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो आपसे एडवाइस है कि उन वीडियोस को जाके सर्च करिए और देखिए, तो आपको ये काफ़ी आसान लगेगा। चलिए हम लोग सबसे पहले पहला एमसीक्यू देखते हैं। पहला एमसीक्यू क्या है, देखिए स्टूडेंट्स। व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयर मीडियम, देन it speeds up and bends away from the normal. It speeds up and bends toward the normal. It slow down and bends away from the normal. It slow down and bends toward the normal. तो स्टूडेंट हिंदी में भी लिखा हूं इसको, मैं देखिए। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तब चार ऑप्शन दिया। पहला ऑप्शन है चाल बढ़ जाती है और अविलंब की ओर झुक जाता है। चाल बढ़ जाती है और अविलंब से दूर हट जाती है। सी, चाल कम हो जाती है और अविलंब से दूर हो जाती है। चाल कम हो जाती है और अविलंब की ओर झुक जाती है। तो ये बहुत सिंपल है स्टूडेंट। देखिए क्या है इसका स्पष्टीकरण, क्या है स्पष्टीकरण, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन क्या होगा? देखिए आपको मैंने अपवर्तन के नियम में समझाया था, उस वीडियो को जाके जरूर देखिए आप, तो आपको बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। मैंने बताया कि जब भी कोई प्रकाश की किरण, ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बोला क्या है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन माध्यम से मान लीजिए प्रकाश की किरण ये टकराई, यहां से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, यह है ए और यह है बी, आपतित किरण, यह है आपका आपतित किरण। तो जब प्रकाश की किरण डेंस मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो दो चीजें होती है। पहला, ये जो अपवर्तित किरण है बीसी, यह अविलंब से दूर हट जाती है, यानी आपतन कोण का मान, यह आपतित किरण अविलंब से जो कोण बनाता है उसको बोलते हैं आपतन कोण, और यह अपवर्तित किरण नॉर्मल से जो कोण बनाएगी, जो उसको क्या बोलते हैं अपवर्तन कोण। तो पहली चीज होगी कि अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से बड़ा होगा, यानी जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अविलंब से दूर हट जाएगा, पहली चीज। दूसरा मैंने आपको बताया था अपवर्तन के नियम में, उस वीडियो को जरूर जाकर देखिए। मैंने बताया कि जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, चाल बढ़ जाती है। तो दो चीजें होती हैं स्टूडेंट, जब प्रकाश की किरण किसी डेंस मीडियम से रेयरर मीडियम में जाता है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, तो क्या होता है स्टूडेंट्स? पहली बात, जो अपवर्तित किरण है अविलंब से दूर हटेगी, और दूसरी चीज उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, चाल बढ़ जाएगी। तो इसका ऑप्शन कहां है? चाल बढ़ जाएगी, ठीक है, ए भी हो सकता है, और अविलंब की ओर झुक जाएगी, गलत है। चाल बढ़ जाती है और अविलंब से दूर हट जाती है, तो स्टूडेंट्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको समझ में आया, बहुत ही इजी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो पहला एमसीक्यू समझ में आ गया कि जब भी कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो अपवर्तित किरण अविलंब से दूर हट जाएगी और इसका वेग बढ़ जाएगा। जो अपवर्तित किरण है, जो बाहर निकलने वाली किरण का वेग बढ़ जाता है। इसका उल्टा करने से उल्टा होगा, अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये भी चाल कम हो जाएगी, और ये। तो ठीक है स्टूडेंट, तो पहला एमसीक्यू आपको समझ में आ गया। चलिए हम दूसरा एमसीक्यू देखते हैं। दूसरा एमसीक्यू क्या है, देखिए ध्यान से मैं पढ़ रहा हूं। व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए डेंसर एंड ट्रांसपेरेंट मीडियम फ्रॉम अ रेयर मीडियम, देन लाइट विल refracted, transmit, D, all, A, B and C, E, none of the above.
क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, देखिए जब प्रकाश एक सघन और पारदर्शी माध्यम में विरल माध्यम से आपतित होती है, यानी हवा से किसी पारदर्शी और सघन माध्यम से आपतित होता है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ, पहला ऑप्शन है परावर्तन, क्या होगा, परावर्तन होगा। तो बी अपवर्तन होगा, पारगमन होगा। डी ए बी सी तीनों होगा और ई इनमें से कोई नहीं। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम लोग इसको कुछ भी लगा सकते हैं। कुछ लोग लगाएंगे परावर्तन होगा, हाँ परावर्तन तो होगा, लेकिन पूरी तरह परावर्तन नहीं होगा। कुछ भाग क्या होगा, कुछ भाग अपवर्तित भी हो जाएगा। क्या पूरी भाग अपवर्तित होगा, हाँ कुछ भाग अपवर्तित होगा और बाकी बचा कुचा बाहर पारगमन हो जाएगा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और मैंने अपवर्तन के नियम में एक अलग से कैसेट, एक अलग से वीडियो बनाकर मैंने इसको बताया भी है, उसको आप देखिए। तो देखिए स्टूडेंट, है क्या ये, जब कोई भी ये डेंसर मीडियम है, सघन माध्यम है, और प्रकाश की किरण हवा से या विरल माध्यम से ये ऐसा आपतित होती है, तो कुछ भाग क्या होगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, कुछ ट्रांसमिट हो जाएगा, कुछ रिफ्लेक्टेड हो जाएगा और बचा खुचा भाग ट्रांसमिट हो जाएगा। यानी जब भी कोई प्रकाश की किरण जब किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में इंसिडेंट होता है, किसी सघन माध्यम और पारदर्शी माध्यम में, तो निश्चित तौर पर मानिए कि सभी घटनाएं, उसकी प्रतिशत मात्रा अधिक हो सकती है। कुछ भाग परावर्तित हो जाएगा, अधिकांश भाग अपवर्तित हो जाएगा, अब पूरी भाग अपवर्तित नहीं होगा बल्कि कुछ भाग बाहर भी निकल जाएगा। तो स्टूडेंट बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है, इसमें काफी लोग गलत करते हैं। तो इसका सही विकल्प होगा स्टूडेंट ये डी होगा, यानी कुछ भाग परावर्तित होगा, कुछ भाग अपवर्तित होगा, कुछ ट्रांसमिट हो जाएगा, उस ग्लास के अंदर से जाके बाहर निकल जाएगा। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन होगा। क्लियर हुआ। तो कोई भी फिनोमिना जो होता है जिसका परसेंटेज ज्यादा रहता है उसको हम लोग मानते हैं। जैसे किसी दर्पण से, गोली दर्पण से या समतल दर्पण से प्रकाश की किरण टकराती है, तो इस बात की बहुत कम संभावना है कि वो उस दर्पण के अंदर चला जाए, अधिकांश भाग रिफ्लेक्ट हो जाता है ना, इसको बोलते हैं परावर्तन। लेकिन कुछ प्रकाश की किरण क्या होती है, उस कांच के द्वारा एब्जॉर्ब भी होता है, ट्रांसमिट भी, एब्जॉर्ब भी हो जाता है। तो जो फिनोमिना सबसे ज्यादा होगा उसको हम काउंट करते हैं। लेकिन कोई भी चीज 100% नहीं हो सकता, परावर्तन पूरा 100 नहीं होगा, अपवर्तन भी 100 नहीं होगा, कुछ पार्ट होगा। मान लीजिए 80% अपवर्तन हो रहा है तो 5% आपका क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, तो 5% ट्रांसमिशन। तो इस प्रकार से तो इस घटना को अपवर्तन बोलेंगे, लेकिन 100% अपवर्तन नहीं हो रहा, कुछ भाग परावर्तित भी हो रहा, कुछ भाग ट्रांसमिट भी हो रहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, डी। तो मैक्सिमम लोग इसको कुछ ना कुछ लगा देंगे, लेकिन नहीं, उससे बचना है, हमको कॉन्सेप्ट को समझना है। मैंने इसको अलग से एक वीडियो में बना के समझाया है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं, एमसीक्यू। तीसरा एमसीक्यू देखते हैं, क्या बोल रहा है, देखिए, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन ए रेयरर मीडियम इज व्यूड फ्रॉम डेंसर मीडियम वेयर इट विल अपीयर्स। फर्स्ट ऑप्शन एट ए रियल डिस्टेंस, बी नियरर देन इट्स रियल डिस्टेंस, far away than its real distance, D will not be observed and E none of the these। क्या बोल रहा है, देखिए इसको हिंदी में पढ़ रहा हूं। एक वस्तु विरल माध्यम में रखी गई है और उसे सघन माध्यम से देखा जाता है, तो वह दिखाई देगा, पहला वास्तविक दूरी पर, बी वास्तविक दूरी से कम, वास्तविक दूरी से अधिक, वास्तविक दूरी से अधिक दिखाई नहीं देगा, और ये ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो मैंने इसके बारे में एक अलग से वीडियो बनाया है, वो है अपवर्तन के नियम में, जिसमें मैंने बताया कि जब कोई भी चीज़ को सघन माध्यम से विरल माध्यम में देखा जाए या विरल से सघन माध्यम में देखा जाए तो इमेज कैसा बनता है। ठीक है, तो चलिए मैं उसको शॉर्ट में बता रहा हूँ, स्पष्टीकरण बताता हूँ मैं आपको। स्पष्टीकरण बड़ा अच्छा प्रश्न है, ये पूछा गया है। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए आप वीडियो को ध्यान से देखोगे तो हर चीज़ आपको क्लियर होगा। चलिए, ये नीचे का भाग सघन माध्यम है स्टूडेंट्स, और ये है आपका विरल माध्यम। ठीक है, ये सघन माध्यम और ये विरल। अब चलिए, ये सघन माध्यम है,
ये कोई वस्तु यहां रखी हुई है, ठीक है, ये कोई वस्तु यहां रखी हुई है, विरल माध्यम में रखी है, बोला ना एक वस्तु विरल माध्यम रखी गई है और उससे सघन माध्यम, और यहां से मैं देख रहा हूं आंख लगा के, ठीक है, तो मुझे कैसा इमेज दिखेगा देखिए। तो आपको मैंने बताया अपवर्तन के सिद्धांत में इमेज बनाने का रूल ये है कि चाहे वो गोली दर्पण हो चाहे वो लेंस हो, इमेज बनाने का एक ही रूल है कि आपको दो रे चाहिए। अब चूंकि हम अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो दो अपवर्तित किरणें चाहिए, ठीक है, उन दो अपवर्तित किरणों की मदद से हम इमेज बना सकते हैं। कैसे बनेगा देखिए, सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इससे एक किरण सीधा एक किरण भेजेंगे, ऐसा गिरा इस तल के अभिलंबवत, तो यहां पर आपतन कोण का मान 0 है। तो अपवर्तन के नियमानुसार स्नेल का नियम यह बोलता है कि आपतन कोण का मान अगर 0 है, आपतन कोण यानी ये जो किरण है अभिलंब के साथ, अभिलंब के अलोंग या इस तल के अभिलंब टकरा रहा है, यानी अभिलंब से इसका कोई कोण नहीं बन रहा आपतन कोण का मान। अगर ये ऐसा टकराता तो अलग बात है, कुछ कोण बनाते हुए, बिना कोण बनाते हुए सीधा इस तल के अभिलंब टकरा रहे हैं। तो जब आपतन कोण का मान 0 होगा तो आपको नियम मालूम है, स्नेल का नियम या अपवर्तन का नियम, ये किरण सीधा निकल जाएगी बिना अपवर्तित हुए, ये आर का मान भी 0 होगा। तो पहला रूल ये है कि इस ऑब्जेक्ट से दो किरणें भेजेंगे, पहला एक इस तल के अभिलंबवत गिरेगी या नॉर्मल के अलोंग गिरेगा। तो नियम यह है कि ये नॉर्मल से कोई कोण नहीं बना रहे, यानी आपतन कोण का मान 0 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो वो उसी डायरेक्शन में सीधा निकल जाएगा। पहला तो ये हुआ। अब दूसरा हम लोग थोड़ा ऐसा भेजते हैं, ये आपतित किरण है, पहली आपतित किरण, ये इस आपतित किरण के संगत अपवर्तित किरण फर्स्ट ये मिला। तो ये अगर आपतन कोण नॉर्मल के साथ कोई एंगल नहीं बना रहा है या स्थल के परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रहा है तो सीधा निकल जाएगा। दूसरा मैं यहां से भेजा आपतित किरण नंबर 2, तो यह एक नॉर्मल ड्रॉ करता हूं, ये लिए, ठीक है। तो जब कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, तो मैंने बताया था अपवर्तन के नियम में कि उस कंडीशन में क्या होता है कि जब भी कोई प्रकाश विरल रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगा तो वो नॉर्मल की ओर झुक जाएगा, ऐसा। ये है आई, ये है आर, इसकी स्पीड कम हो जाएगी और नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए, ये अपवर्तित किरण नंबर 2 है, अपवर्तित किरण 2, पहला आपतित किरण ये है, ये अगर मान लीजिए अभिलंब के अनुदिश सीधा जा रहा है, यानी आई 0 तो आर भी 0, यानी सीधा निकल जाएगा। दूसरा, ये कुछ कोण बनाते हुए इस वस्तु से एक दूसरी आपतित किरण निकाल रहा हूं जो नॉर्मल के साथ कुछ कोण बना रहा है, तो जब विरल से सघन में जाएगा तो ये अपवर्तित किरण 2 ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो इन दोनों किरणों की कहीं मुलाकात तो हो नहीं रही है, तो हम मुलाकात कराते हैं। चलिए इसको थोड़ा पीछे की ओर बढ़ाते हैं। ये है आपका, ये है ना अपवर्तित किरण, ऐसा आ रहा है, ये है आपतित किरण, यह अपवर्तित किरण यहां से ऐसा आ रहा है। दूसरा, एक्चुअली में इसको जाना चाहिए था इधर, लेकिन मुड़ गया इधर, तो इसको थोड़ा मिलाएंगे तो ये ऐसा आपको यहां पर मिलेगा। तो चूंकि दोनों अपवर्तित किरण रियल रूप से यहां तो नहीं मिलेंगे, इसका मतलब इसको आगे बढ़ाएंगे इधर, और इसको ये इधर जा रहा है तो इसको पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो इसका इमेज अगर यहां मैं आंख लगा के देखूं, यहां पर मैं आंख लगा के देखूं तो मुझे इमेज कहां दिखेगा, ये वस्तु यहां पर रखी हुई, रियल हाइट ये है, लेकिन जब मैं सघन माध्यम से देखूंगा तो ये अपने रियल हाइट से कुछ उठा हुआ दिखेगा। इसका मतलब कौन सा होगा, वास्तविक दूरी से अधिक। सी, फार अवे देन इट्स रियल डिस्टेंस। द करेक्ट ऑप्शन इज द सी, करेक्ट ऑप्शन इज द सी। तो आपको मेरी बात समझ आए? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई भी आदमी सघन माध्यम से विरल माध्यम में देखेगा तो वो हमेशा उसके रियल हाइट में नहीं देखेगा, बल्कि रियल हाइट से कुछ ऊपर उठा हुआ वो देखेगा। तो ये आपका होगा एमसीक्यू नंबर 3 जो रेंजर एग्जाम में आया था। तो आपको समझ में आ रहा होगा, इन सभी चीजों को मैंने अलग से टॉपिक बना के डिस्कस किया है, उनको आप जरूर देखिए। अब हम एमसीक्यू नंबर 4 पर आते हैं। एमसीक्यू नंबर 4 ये आपके प्लेन मिरर से रिलेटेड है। समतल दर्पण क्या बोल रहा है,
हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर्स। दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। ये मैंने प्लेन मिरर में ऑलरेडी डिस्कस करके किया है, इसका अलग से वीडियो बनाया है, समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की रचना। ठीक है, तो उसका सिंपल कॉन्सेप्ट है। देखिए स्टूडेंट, ये आपको हमेशा एग्जाम्स में आते हैं। स्पष्टीकरण इसका बहुत ही आसान है। स्पष्टीकरण ये है कि अगर आपको n चाहिए, n मतलब प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसका फॉर्मूला होता है n बराबर 360 में से थीटा को डिवाइड करिए। थीटा ये यहां पर थीटा कितना है, दो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर है, यहां कोई वस्तु रखी है, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा बराबर 0। तो 0 रखोगे तो स्टूडेंट क्या होगा, 360 बटा 0, और किसी भी नंबर में 0 को डिवाइड करोगे तो उसका जो मैथमेटिकली इन्फिनिटी आएगा, अनंत आएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा स्टूडेंट, 2 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 12 भी नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी ये होगा डी। तो देखिए आपको ऐसा बनाया है कि ताकि आपको कंफ्यूज हो जाए, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसी में अगर आप मान लीजिए थीटा का मान 40 डिग्री दिया हुआ है, कितना दिया 40, तो एन कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 360 बटा थीटा, तो ये 360 बटा थीटा 40, तो ये 9 होगा। और n क्या है, 9 विषम संख्या है, तो विषम संख्या में कोई भी एक माइनस नहीं करते हैं, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 9। लेकिन थीटा का मान अगर 45 डिग्री दिया है स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा n 360 बटा 45, तो ये आपका हो गया, ये होगा 8। और ये सम संख्या है, और जब भी सम संख्या आएगा स्टूडेंट्स, जब भी सम संख्या आएगा तो प्रतिबिंबों की संख्या को उस सम संख्या में से 1 माइनस करेंगे तो प्रतिबिंबों की संख्या 7 होगी। तो ये तो अलग केस हुआ। लेकिन जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर रखे हो तो उनके बीच का एंगल 0 है, तो जब उनके बीच का एंगल 0 है तो यहाँ 0 रखोगे तो जो भी नंबर आएगा बहुत लार्ज आएगा, इन्फिनिटी आएगा, तो इनमें से कोई नहीं होगा। करेक्ट आंसर विल बी इनमें से कोई नहीं। तो ये भी आपको समझ में आ गया। इसको ऑलरेडी मैंने उस समतल दर्पण वाले में डिस्कस किया, केवल आपको आज रेंजर और सीजीपीएससी में जो पूछे गए प्रश्न हैं उनको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब हम 5वें एमसीक्यू पर आते हैं। देखिए अगला एमसीक्यू क्या है, आपसे पूछा है कि मायोपिया को दूर किया जा सकता है। अब देखो यहां पर वो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष नहीं बोल रहा, मायोपिया बोल रहा है। मायोपिया को, ये सीजीपीएससी में आया था, प्रीलिम्स में आया था, ये मायोपिया को दूर किया जा सकता है अवतल लेंस के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा, उत्तल लेंस के द्वारा, उत्तल दर्पण, यानी उसका लेंस बोल रहा है और उसी का दर्पण बोल रहा है, यानी आपको कंफ्यूज कर रहा है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका अंग्रेजी है, मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्वेक्स मिरर। तो इसके ऊपर मैंने 2 वीडियो अलग से बनाए, दृष्टि दोष नंबर 1, दृष्टि दोष नंबर 2। आप उनको देखेंगे तो कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीजीपीएससी हो, रेंजर हो, चाहे आईएएस प्रीलिम्स हो, उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। कभी भी आप कंफ्यूज नहीं हो पाओगे कि निकट दृष्टि दोष में जो पीड़ित व्यक्ति को मायोपिया क्यों बोलते हैं। निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है मायोपिया। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की चीजें तो दिखाई देती है लेकिन दूर की चीजें दिखाई नहीं देती, यानी निकट की चीजों को वो आदमी अपनी आंखों से आसानी से देख सकता है लेकिन दूर से आने वाली चीजों को देख नहीं पाता है। इसका मतलब दूर से आने वाली जो किरणें हैं नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना के पहले फोकस हो जाती है, और इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल से बताया, उसको आप जरूर देखिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, निकट दृष्टि दोष को कैसे दूर किया जाता है, क्योंकि इमेज रेटिना के पहले बन रहा है। इमेज कहां बन रहा है, स्पष्टीकरण में शॉर्ट में देना चाहूंगा स्टूडेंट। ये देखिए, ये ऐसा हो रहा है, यानी नजदीक की चीजों को देख ले रहा है। नजदीक की चीजें जो नियर पॉइंट है उसका इमेज रेटिना पर बनता है, लेकिन दूर से आने वाली किरणें, दूर कोई चीज है उसका इमेज रेटिना के पहले फोकस हो जाता है, ये बन गया, तो उसको दिखाई नहीं देगा। तो हमको इस इमेज को यहां शिफ्ट करना है, तो इसके लिए सबसे बढ़िया है आपका अवतल लेंस, जो इस इमेज को डाइवर्ज करता है। अपसारी गुण है इसमें, तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा, अवतल लेंस।
और क्यों किया था, कैसे किया था, इसको डिटेल से मैंने दृष्टि दोष, डिफेक्ट ऑफ विजन पार्ट 1, डिफेक्ट ऑफ विजन पार्ट 2 में 2 अलग कैसेट बना, 2 अलग वीडियो बना के मैंने डाला है, उसको आप जरूर देखिए। तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया, ये पूछा गया था, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, उस वीडियो को एक बार देखो तो आपको किसी प्रकार का क्वेश्चन मिल जाएगा। मायोपिया का मतलब होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। और हाइपर मायोपिया, और इस निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट दृष्टि दोष का मतलब मायोपिया। और इससे पीड़ित व्यक्ति के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, कॉनकेव लेंस का यूज किया जा सकता है। और दूर दृष्टि दोष को बोलते हैं स्टूडेंट्स हाइपर मायोपिया, हाइपर मेट्रोपिया, और इसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ये सब मैंने बताया, इसको आप जरूर देखिए। और कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको याद भी किया जा सकता है, लेकिन याद करने से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो उसको मैंने अलग से बहुत डिटेल समझाया है, उसको आप जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एमसीक्यू ये है, ये बहुत सिंपल है। ये क्या बोल रहा है? ये ड्यू टू द विच रिफ्लेक्शन डस्ट पार्टिकल लुक्स ब्राइट इन सनलाइट, यानी धूल के कण किस परावर्तन कारण सूर्य में चमकते हुए चमकते हैं। एक तो रेगुलर रिफ्लेक्शन, नियमित परावर्तन, आभासी परावर्तन, विसरित परावर्तन, और नियमित व विसरित परावर्तन, और इनमें से कोई नहीं। तो ये बहुत सिंपल है स्टूडेंट, तो ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, ये सी ऑप्शन होगा, डिफ्यूज, विसरित परावर्तन के कारण। तो ये तो परावर्तन के नियम में जैसे ही पढ़ोगे तो स्टार्टिंग में एक होता है नियमित परावर्तन, जिसमें कंटिन्यूस होता है, एक होता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है, एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। तो ये सिंपल चीज़ें, जीके टाइप का क्वेश्चन हो गया। चलिए अगले एमसीक्यू की ओर बढ़ते हैं। अगला एमसीक्यू स्टूडेंट ये है, द फोकल लेंथ ऑफ an objective and eyepiece of the telescope are f0 and fe respectively. Relation between them will be, यानी एक दूरदर्शी में अभिदर्शक और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः f0 एंड fe है, तो इनके बीच संबंध होगा। 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला ये है ऑब्जेक्टिव लेंस और नेत्रिका लेंस दोनों की फोकस दूरी बराबर है, इसका ज़्यादा है, इसका कम है, ऐसा 4 दिया है, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए मैंने अभी लेटेस्ट इसके पहले वाला वीडियो हमारा था, वो था माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप, अलग से एक वीडियो बना के 40 मिनट का मैंने डाला है। आप उसको देखेंगे तो आपको ये प्रश्न बड़ा इजी लगेगा। उसमें उन सभी बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस किया, उनमें ये भी है। तो कभी भी ध्यान रखिए, स्पष्टीकरण हम दे रहे हैं आपको, एक्सप्लेन कर रहे हैं, कभी भी ध्यान रखिए स्पष्टीकरण। दूरदर्शी में टेलीस्कोप में जो अभिदर्शक लेंस है, अभिदर्शक लेंस, और यहां पर होता है नेत्रिका लेंस, इसको बोलते हैं ओ लेंस और इसको बोलते हैं ई लेंस। अभिदर्शक लेंस बड़ा होता है, इसका द्वारक बड़ा होता है, अपर्चर बड़ा होता है, ये छोटा होता है। जब ये बड़ा होगा तो इसका फोकल लेंथ f0 और इसका फोकल लेंथ fe, तो ये हमेशा बड़ा होगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी टेलीस्कोप में अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से हमेशा ज़्यादा होती है। तो इसको मैंने ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस भी किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट? f0 इज ग्रेटर देन टू fe, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो किसी भी टेलीस्कोप में जो ओ लेंस का जो अपर्चर है, द्वारक बड़ा होता है, तो उसका फोकल लेंथ भी बड़ा होगा, जबकि इसकी तुलना में जो नेत्रिका लेंस जो नेत्र के सामने होता है वो बहुत छोटा होता है। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट अगले एमसीक्यू की ओर चलते हैं। ये एमसीक्यू आपको क्या बता रहा है? देखिए इसमें डायग्राम दिया हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली शोज द क्रिटिकल एंगल सी ऑफ द सेमी सर्कुलर पीस ऑफ द ग्लास। इनमें से कौन सा चित्र में क्रांतिक कोण को सही ढंग से प्रदर्शित किया गया है? तो ये आपका है पूर्ण आंतरिक परावर्तन संबंधित। ये चित्र किसको बता रहा है? यह चित्र बता रहा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन,
परावर्तन, और इसके ऊपर मैंने अलग से 35-40 मिनट का एक वीडियो बनाया है, यूट्यूब में डाला है। तो किसी भी स्टूडेंट को इसके बारे में जानना है तो वहां जाके देख सकता है। तो ये प्रश्न क्या, पहली बात तो आपको समझ में आया कि क्रांतिक कोण का मान जैसी आएगा, क्रिटिकल एंगल जैसी आएगा, आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहली बात यह हुआ कि जैसी क्रांतिक कोण का जिक्र हुआ तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। और जब हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना होगा। दूसरी कंडीशन क्या है, पहला तो पूर्ण, दूसरा है कि प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना होता है। अगर ये दो चीजें बनती है तो ये आपसे बन गया। देखिए क्या होता है, पहला कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ में आ गया, प्रकाश को सघन, लाइट शुड गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रियल मीडियम, प्रकाश को कहां जाना चाहिए, सघन से। ये कांच का ये है पीस है, ये सघन माध्यम हो गया, ये है आपका सघन, और नीचे क्या है, विरल। तो देखिए कि पहली बात है कि प्रकाश को सघन से विरल, यहां पर प्रकाश विरल से सघन में जा रहा है तो ये उत्तर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब ये दो हो सकता है क्योंकि प्रकाश इसमें क्या हो रहा है, यहां लिख लीजिए, ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम और ये विरल माध्यम। तो पहले चीज अगर आपको कॉन्सेप्ट बनता है, अगर आपने उस वीडियो को ध्यान से देखा जो मैंने पूर्ण आंतरिक परावर्तन बनाया, तो पहली चीज है कि जैसी क्रांतिक कोण का जिक्र होगा तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, फिर दूसरी बात है कि प्रकाश कभी भी सघन से डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए। तो यहां चित्र नंबर 1 में प्रकाश विरल से सघन में जा रहा है, ये नहीं होगा, विरल से सघन में जा रहा है, ये भी नहीं होगा। कहने का मतलब सी और डी में होगा, क्या होगा, सी और डी में होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा। फिर आपको मालूम है कि जब कभी भी जो क्रांतिक कोण है, आपतन कोण, अपवर्तन कोण या क्रांतिक कोण जब भी बनाते हैं अभिलंब के साथ बनाते हैं। किसके साथ बनाते हैं, अभिलंब के साथ। ये ऐसा, ये जो भी कोण है, ये आपका हुआ आई, ये हो गया आपका आर। तो हम ये नॉर्मल के साथ बनाते हैं, अभिलंब के साथ बनाते हैं। तो क्रांतिक कोण ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया है, ये भी नॉर्मल ड्रॉ किया है, तो नॉर्मल के साथ बनाते हैं। तो ये जो क्रिटिकल एंगल होगा वो नॉर्मल के साथ होगा, ये नॉर्मल के साथ नहीं है, तो ये नहीं होगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। कभी भी हम कोई भी एंगल का जो वैल्यूएशन करते हैं वो हमेशा नॉर्मल के सापेक्ष करते हैं। नॉर्मल के सापेक्ष आपतन कोण, नॉर्मल के सापेक्ष अपवर्तन कोण, और जो क्रांतिक कोण होता है वो आपतन कोण ही होता है। आपतन कोण के एक विशेष मान पर, आपतन कोण के विशेष मान पर अपवर्तित किरण क्या होती है, 90 डिग्री क्या हो जाती है। इसके बारे में मैंने डिटेल से बताया, इसको आप जरूर देखिए तो आपको समझ में आए। तो कुल मिलाकर इस एमसीक्यू का आंसर क्या होगा स्टूडेंट, इसका आंसर होगा 3। यहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है, ये होगा नहीं, ये नहीं होगा, क्योंकि हमको मालूम है डेफिनेशन से ये हो नहीं सकता। इसमें तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इन दोनों में हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो क्रांतिक कोण या आपतन कोण का अधिकतम मान, जिसको हम क्रांतिक कोण बोलते हैं, वो हमेशा नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है। और यहाँ पर किसके साथ बनाया, नॉर्मल के साथ नहीं बनाया, सॉरी, यहाँ पर क्या नॉर्मल के साथ नहीं बना, यहाँ नॉर्मल के साथ बना है, लेकिन ये जो सी बना है ये नॉर्मल के साथ ना बना के ये बेस से बना दिया, तो गलत हो गया। करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, सी द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप बना लोगे तो आपका काफी अच्छा रैंक बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू ओर चलते हैं। अगला एमसीक्यू क्या है, एक वस्तु उत्तल लेंस में एफ दूरी पर रखी जाती है, उसका प्रतिबिंब बनेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जो रेंजर एग्जाम में आया था। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस, इट्स इमेज विल बी फॉर्म एट डिस्टेंस एफ, एट डिस्टेंस 2f, एट डिस्टेंस f/2, एट इन्फिनिटी। यानी f दूरी पर, 2f दूरी पर, f/2 दूरी पर, अनंत पर, इनमें से कोई नहीं। बहुत सिंपल है, इसका तो आंसर डी होगा, अनंत पर बनेगा। कैसे, देखिए ये कोई उत्तल लेंस है भैया, ठीक है, और ये इसको लाइन कितने मुख्य अक्ष बनाते हैं, ये है O ऑप्टिकल सेंटर है, ये है आपका F, मैं करके भी दिखा देता हूँ कहाँ बनेगा, अनंत पर। ये F है तो ये भी F है। इसके ऊपर मैंने लेंस सिद्धांत पर पूरा एक वीडियो बनाया है,
अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानना है तो लेंस सिद्धांत का मैंने अलग से लेंस थ्योरी पर बेस्ड मैंने एक वीडियो बनाया 40 से 50 मिनट का, उसमें पूरा डिटेल बताया। उसको देखोगे तो आपको कोई भी एग्जाम दोगे आप, ये तो केवल एक आपको रेंजर के एग्जाम के लिए क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन पूरे कोई भी एग्जाम आप दोगे, चाहे CGPSC, IAS प्रीलिम, जो भी एग्जाम देना चाहोगे, RRB, उन सबके लिए यूजफुल है ये तो एक हम क्वेश्चन उठा लिए कि ताकि जो एग्जाम की तैयारी करें उनको हेल्प मिलेगा, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन ये इस प्रकार के प्रश्न हर एग्जाम में आ सकते हैं, वो सबके लिए उपयोगी है। चलिए क्या है देखिए, तो बोल रहा है कि एक वस्तु उत्तल लेंस में F दूरी पर रखा है, ये रखा है भाई F, ये F पर एक ऑब्जेक्ट रखा है AB, तो दो किरणें भेजते हैं, एक समानांतर तो ये फोकस से निकल जाएगा, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से तो सीधा निकल जाएगा, तो कहीं मुलाकात अनंत पर बनता है। तो ये तो बहुत ही बेसिक चीज़ है जो सबको मालूम होगा, तो बहुत इजी क्वेश्चन आया था, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट, कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, अनंत पर। ठीक है, तो कुछ चलिए और कुछ MCQ देखते हैं। चलिए अगला MCQ क्या है देखिए, अ कॉन्केव लेंस हैव फोकल लेंथ 50 cm एंड इमेज डिस्टेंस इज 10 cm। एक खैर हिंदी तो लिखा हूँ, कॉन्केव लेंस हैव फोकल लेंथ ऑफ 50 cm एंड इमेज डिस्टेंस इज 10 cm, देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज, चार ऑप्शन दिए हुए, इनमें क्या होगा। एक अवतल लेंस की फोकल दूरी 15 सेंटीमीटर है और 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की दूरी क्या होगी। इसके लिए मैंने लेंस सिद्धांत में डिटेल से बताया, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो CGPSC या रेंजर या रेलवे भर्ती बोर्ड या IAS किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो बेसिक चीज़ तो हमेशा वही रहेगा फिजिक्स का, वो तो बदलेगा नहीं। तो ये सभी प्रकार के एग्जामिनेशन के बहुत यूजफुल है, उसको ध्यान से देखिए वीडियो, आपको पता चलेगा कितना यूजफुल होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए इसको बनाने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल है, मैंने हर वीडियो में अलग अलग फॉर्मूला बताया। ये क्या है, कॉनकेव लेंस, एक अवतल दर्पण है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अवतल लेंस है, जैसे कि मैंने बताया अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। ये कैसे मालूम चलता है, हम इस फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं, इसको बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। तो इतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, आप अगर छोटे लेवल में तो सिंपल याद रखिए, अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक ली जाती है। क्यों ली जाती है, उस फॉर्मूले के थ्रू हम निकाल लेते हैं। चलिए, तो यहां पर दिया है एक कॉनकेव लेंस है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 है, तो यहां पर जो 15 लिखेंगे इसके सामने -15 लिखना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। चलिए, और 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब जो बन रहा है वो 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। अब यहां पर क्या है स्टूडेंट, अब यहां प्लस लगाओगे कि माइनस लगाओगे, देखिए चित्र बना के बता रहा हूं। अवतल लेंस में कभी भी इमेज छोटा बनता है हमेशा, लेंस सिद्धांत में मैंने वीडियो में बहुत काफी डिटेल बताया। उत्तल लेंस में इमेज बड़ा बन सकता है, छोटा भी बन सकता है, लेकिन अवतल लेंस में, कॉनकेव लेंस में इमेज हमेशा छोटा बनता है। देखिए कैसे, ये आपका अवतल लेंस है, ठीक है, ये लाइन ये किधर, ये यहां पर फोकस है, इतनी दूरी पर यहां भी फोकस है, यहां लगा। अब चलिए, एक वस्तु यहां पर रखी हुई है, देखिए AB, तो एक किरण ऐसा जाएगा तो उसको लगेगा कि फोकस से बाहर जाता हुआ दिखेगा ऐसा। दूसरा अगर हम खींचेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर से तो ऐसा निकल जाएगा। तो ये दोनों रेज यहाँ पर मिल रही है, मतलब इमेज यहाँ बनेगा A डेज B डेज। तो ध्यान रखना है। तो देखिए, प्रकाश की किरण लेफ्ट से राइट आ रही है, प्रकाश की किरण वस्तु से ऐसा आ रही है, हम दूरियों का मापन ऐसा करते हैं, तो वस्तु की दूरी भी ऋणात्मक होगी और जो प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर, ये भी क्या होगा, ऋणात्मक। तो यहाँ पर क्या लेंगे, ऋणात्मक। बात समझ में आ गई। प्रकाश वस्तु से लेंस पर आपतित हो रहा है, प्रकाश का डायरेक्शन, आपतित किरण का डायरेक्शन वस्तु से लेंस की ओर है, और दूरियों का मापन प्रकाशीय केंद्र से वस्तु की ओर, प्रकाशीय केंद्र से प्रतिबिंब की ओर करते हैं। तो U का मान भी नेगेटिव होता है, V का मान, U का मान तो नेगेटिव होता है, V का मान भी यहां नेगेटिव होगा, क्योंकि इमेज यहीं बन जा रहा है, आभासी बनता है। ठीक है, बस बन गया आपसे। अब हमारा फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, 1/f 1/v - 1/u, यह है लेंस सूत्र, लेंस सूत्र। बस इसका इस्तेमाल करेंगे और रख देंगे 1/f, f की जगह रखोगे -15, फिर इक्वल टू 1/v, v की जगह रखेंगे -10, और हमको u का मान निकालना है, u वस्तु की दूरी। तो इसको इधर लेके आओ और इसको उधर ले जाओ, तो
तो 1/u बराबर -1/10 एज इट इज़ यही है, इसको उठा के यहाँ लाए तो प्लस 1/15 आए। अब आपको तो एलसीएम निकालना आता होगा, हम डायरेक्ट कर देते हैं। चलिए 10 गुणे 15 कर देते हैं, तो ये से कैंसिल हुआ, ये 15 -15 और प्लस ये से कैंसिल हुआ, ये हुआ 10। तो 1/u बराबर -5/10 × 15। तो ये 5 1 जा 5 3 जा, तो ये आएगा -1/30। तो u का मान कितना आएगा, u बराबर -30 सेंटीमीटर। चिन्ह के साथ -30 और बिना चिन्ह के दिया है तो 30 सेंटीमीटर। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको बनाने हैं। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में अगर आपको सफलता पानी है तो आप लेक्चर को ध्यान से सुनिए और नोट्स बनाइए। इसमें मैंने लेक्चर को काफ़ी डिटेल बनाया ताकि आपकी तैयारी कम अच्छी हो, है ना, केवल सतही तौर पर तैयारी ना हो। तो स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर था रेंजर और सीजीपीएससी एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का एक कलेक्शन था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपसे अपील है कि अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम और कुछ प्रश्नों को लेके आएंगे लाइट के जो संभावित हैं। उसके बाद हम आपको सीजीपीएससी और रेंजर से रिलेटेड दूसरे सिलेबस पर हम अपना ध्यान देंगे। वो क्या है हमारा, न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, उसके भी वीडियोस बनाएंगे और अच्छे बनाएंगे ताकि आपको हमेशा के लिए काम आए, है ना, कि वो रेंजर तक सीमित ना हो, कि वो सीजीपीएससी, प्रीलिम्स, मेंस, आईएएस सब के लिए काम आएगा। ओके, इन्हीं सब बातों के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। फिर हम मिल लेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।